फ्रेंड, GSQ डिजिटल स्कूल जा रहा है अपने नए मेहमान के साथ लाइव। हमारे साथ ज्वाइन रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया शकील और मैं GSQ डिजिटल स्कूल की हेड हूं इंटरव्यू डिपार्टमेंट की। और मेरा मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकूं, उनको मोटिवेट कर सकूं ताकि वो अर्निंग की साइड पर आएँ और अर्निंग करने लग जाएं। बेसिकली हमारा मकसद है कि फ्रीलांसर्स ऐसे हम तैयार करें कि वो अर्निंग कर सकें और बाहर से जो है डॉलर कमा सकें। और ऐसे ही आज मेरे साथ एक मौजूद मेहमान मेरे साथ हाजिर हैं जिनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, इंफॉर्मेशन है और वो अपने आइडियाज़ शेयर भी करते रहते हैं। तो बिला ताख़िर मैं अपने मेहमान को वेलकम करती हूँ जिनका नाम है अब्दुल करीम आइडिया वाला। इनका ताल्लुक कराची से है और ये बिजनेसमैन है और ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत सारे आइडियाज़ लेके हैं इनके पास और ये शेयर करते रहते, कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरीके से भी कराची और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो बिल्ड हो सके और खड़ा हो सके। तो हम अपने मेहमान को वेलकम करते हैं और जानते हैं उनसे उन्हीं के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बहुत ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, एहसान है। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी सर, आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला और हमें इज़्ज़त बख्शी। इसके बाद मैं चाहूँगी कि आप अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन कराइए हमारे देखने वाले और सुनने वालों के लिए कि अब्दुल करीम कौन है? जी आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने पेश कर सकूँ। मेरा नाम अब्दुल करीम है और मैं कराची में ही पैदा हुआ और कराची में ही स्कूलिंग की और स्कूल के ज़माने में ही छोटा-मोटा अपना बच्चे जिस तरीके से चीज़ें बेच के इस तरीके से कारोबार करते हैं, इस तरीके से छोटी उम्र से ही एंटरप्रेन्योरशिप थी अंदर, तो वो उभर-उभर के आती थी। और फिर इसके बाद थोड़ा-सा कारोबार के अंदर और लग गए। प्री इंजीनियरिंग तक हमने मतलब इंटर तक प्री इंजीनियरिंग की, फिर इसके बाद चूँकि कारोबार में लग गए थे, तो थोड़ी पढ़ाई की तरफ थोड़ी-सी तवज्जो कम हुई। फिर इसके बाद हमने कॉमर्स किया, ग्रेजुएशन कॉमर्स के अंदर की और फैमिली बिज़नेस के अंदर लग गए। और अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके अब तक जो है वो माशाअल्लाह कारोबार ही कर रहे हैं, मुख्तलिफ कारोबार करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है, इस वक़्त भी जो है एक नेरो फैब्रिक्स की छोटी-सी फैक्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हम इलास्टिक है, बटन होल इलास्टिक है और दूसरी तरफ नेरो फैब्रिक्स बना रहे हैं। और इसके अलावा भी डिफरेंट बिज़नेसेस हैं हमारे। सही, बेहतरीन। सर थोड़ी-सी आपकी आवाज़ जो है लाउड हो सकती है तो क्योंकि मैं मैं मुझे इंशाल्लाह कोशिश कर लेता हूँ आवाज़ ऊँची हो जाए। जी सर। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप CEO हैं परफेक्ट लाइफ के, तो इसके बारे में हमें थोड़ा-सा बताएँ कि ये क्या है और किस तरीके से ये आप काम करते हैं? इसके बारे में भी हमें पहले बताएँ। देखें परफेक्ट लाइफ एक इदारा है जिससे मैं वाबस्ता हूँ और उस इदारे के भी 2-3 शोबे हैं। परफेक्ट लाइफ एक स्लिमिंग क्लिनिक है और उस स्लिमिंग क्लिनिक के अंदर जो है लोग हमारे पास आते हैं और वेट रिड्यूस करते हैं। और इस स्लिमिंग क्लिनिक की सबसे बड़ी खूबी ये है कि लोग जब अपना वेट कम कर लेते हैं, तो अपने वेट कम करने की फ़ीस वेट कम होने के बाद दे रहे होते हैं। ये परफेक्ट लाइफ एक इदारा ये काम कर रहा होता है। इसके साथ-साथ परफेक्ट लाइफ जो है एक काम ये कर रहा होता है, जो कोविड के ज़माने में शुरू किया कि कोविड के ज़माने में बहुत सारे लोगों का रोज़गार ख़त्म हो चुका था और लोग परेशान थे। तो चाइना से आइटम्स मँगवा के ऑनलाइन आइटम्स जो सेल होते हैं, वो लोगों को देना शुरू किया ताकि वो एज़ अ रीसेलर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक के ऊपर उन आइटम्स को बेच पाएँ। तो चाइना से जो ऑनलाइन आइटम्स होती हैं, वो सेल कर रहे होते थे और अब भी कर रहे हैं वो। और इसके अलावा हर्बल्स का भी काम है। हर्बल्स होती हैं जैसे आपने मोरिंगा का सुना होगा, मोरिंगा का नाम सुना होगा, चिया सीड का नाम सुना होगा, तो वो भी सेल कर रहे होते हैं, परफेक्ट लाइफ वाले। जी। सही, बेहतरीन। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके नाम के साथ आइडिया वाला लगा है।
इसके क्या स्टोरी है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। अच्छा देखिए, एक्सक्यूज मी, आपको फाइनेंशियल ईयर के बारे में पता है? फाइनेंशियल ईयर, माली साल, आमतौर पे जो हमारा माली साल शुरू होता है ना, एक बहुत बड़ी अक्सरियत का वो 1 जुलाई से शुरू हुआ करता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने पे, यानी 1 जुलाई 2023 के शुरू होने पे मुझे ये नाम दिया गया आइडियाज़ वाला का। अच्छा, रेहान भाई के साथ कुछ अर्सा पहले से हम कनेक्टेड थे, लेकिन इतना ज़्यादा करीब का ताल्लुक नहीं था। लेकिन इस साल के शुरू के अंदर, 2023 के शुरू के अंदर, चूँकि हमने अपने आइडियाज़ को वीडियोज़ पे देना शुरू किया और रेहान भाई तक हमारी बात पहुँची, तो रेहान भाई ने के साथ उन्होंने हमें लोगों के साथ इंटरव्यूज़ करवाए। और जो इनका तरीक़ेकार है कि इंटरव्यूज़ करवा के उससे 2 फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो इंटरव्यू जिसका किया, जो इंटरव्यू कर रहा होता है उसके स्किल्स भी डेवलप होते हैं, और जो इंटरव्यू दे रहा होता है वो भी अपनी खामियों को देख लेता है और बार-बार अपने आइडियाज़ को या अपनी बात को रिवाइज़ कर रहा होता है, तो इसकी बात या इसके आइडियाज़ जो है वो रिफ़ाइन हो रहे होते हैं। तो वो चलता रहा, और जिस तरह परफेक्ट लाइफ़ मेरे सीईओ, जैसे आपने लिखा हुआ देखा होगा, सीईओ लिखा हुआ परफेक्ट लाइफ़ के आगे, तो हम जो है वो परफेक्ट लाइफ़ के साथ कनेक्टेड थे, तो लोगों ने हमें परफेक्ट लाइफ़ वाला कहना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद चंद दिन पहले ही, यानी आज से 10, 11, 12 दिन पहले ही, क्योंकि रेहान भाई ये कहते रहे और रेहान भाई से एक बात पे, एक मौके पे डिस्कस भी हुआ कि भाई आइडियाज़ का आना, और अ, जैसे हम इंक्यूबेटर भी गए थे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों से इन्होंने हमारा तारुफ इसी तरीके से करवाया कि आपको किसी चीज़ के लिए आइडिया की ज़रूरत हो तो अब्दुल करीम से रब्ता करें। तो फिर इसके बाद जो है 1 जुलाई को ही उन्होंने मुझे, मतलब 1 दिन पहले उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है अगर अपने नाम के साथ परफेक्ट लाइफ हटा के आइडियाज़ वाला लगा दी तो मुनासिब रहेगा। तो मैंने जो है उसी वक़्त जो है वो फ़ैसला किया, और अपने फ़ेसबुक के प्रोफ़ाइल नेम के साथ जो है वो अब्दुल करीम आइडियाज़ वाला लगा दिया। सही, बेहतरीन। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके पास कराची को बेहतर करने के जो आइडियाज़ हैं वो हमारे साथ शेयर करें कि किस तरीके से हम अपने कराची को बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपकी वीडियो देखी थी कि कराची सही होगा, यहाँ से शुरू करेंगे तो बाकी शहरों पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो क्या जी। इक़दामात हैं जो आपने सोचे हैं कि ऐसा होना चाहिए ताकि कराची बिल्ड हो सके? देखिए नादिया, असल में मैं पहले अपने आइडिया, कोई भी एक आइडिया आप कहेंगे उसको हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का इतना बड़ा एहसान है कि जी जितने भी आइडियाज़ हैं, इन आइडियाज़ के अंदर, और ये आइडियाज़ जो हैं बहुत बड़े स्केल के ऊपर शुरू हुए हैं। तो इन आइडियाज़ के लिए यानी पूरा पाकिस्तान तब्दील हो जाए, और जिस तरह आप कह रही हैं कि डॉलर्स आना शुरू हो जाएँ, हम अपने लिए डॉलर्स कमाएँ, और जब हम अपने लिए डॉलर्स कमा रहे होंगे वाया फ्रीलांसर या वाया वर्चुअल असिस्टेंट या रिमोट जॉब्स के ज़रिए से हम जो डॉलर्स कमा रहे होंगे, तो वो अल्टीमेटली पाकिस्तान का फ़ायदा हो रहा होगा, और वो कतरा-कतरा समंदर बन रहा होगा। अच्छा, हमारे आइडियाज़ के अंदर भी इंशाल्लाह डॉलर्स पाकिस्तान को मिल रहे होंगे, लेकिन वो समंदर की सूरत में मिल रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो वो आइडियाज़ इतने बड़े नौइयत के हैं, लेकिन उसके अंदर हुकूमत का 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा होगा। सबसे पहली बात ये है। और दूसरी बात जो मैंने बताया कि अभी आपसे अर्ज़ कर दी कि इससे फ़ॉरेन एक्सचेंज हमारा बढ़ रहा होगा। और तीसरी बात इस इन आइडियाज़ के अंदर ये है, एक्सक्यूज़ मी, इन आइडियाज़ के अंदर तीसरी बात ये है कि हाँ, ये हमारे यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स और बिज़नेस क्रिएट हो जाएँगे। और इसके अलावा जो है लोगों के अंदर एक इत्मीनान और सुकून वाली कैफ़ियत आ जाएगी। लोग इस वक़्त जो है बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। तो इन्हीं आइडियाज़ के अंदर अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएँगे। जैसे इस वक़्त कराची की रोडें हैं, और वो टूटी हुई रोडें हैं, उन टूटी हुई रोडों के साथ जो है, वो हम जब अपने ऑफ़िस पे या काम की जगह पे पहुँचते हैं, तो हमारी हालत जो है वो यूँ समझिए, हम इतना थक चुके होते हैं उन खड्डों से गुज़रते हुए, उन ट्रैफ़िक जैम से गुज़रते हुए, कि हमारी 50% एफ़िशिएंसी काम की जगह पे पहुँच के ख़त्म हो चुकी होती है। और फिर उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है, जब ट्रैफ़िक जैम होता है,
तो बाज़ औक़ात जो है लोगों से नाराज़गी का ज़रिया हो रहा होता है, रोडों पे झगड़े हो रहे होते हैं, तो वो रोडें बन जाएँगी, तो लोगों के ज़हनी सुकून इसके साथ-साथ अब हम आप देख रहे होते हैं कराची के अंदर कि आदमी जब अपने घर से सुबह निकला, तो पता लगा लोड शेडिंग थी और जब अपनी जगह पे पहुँचा तो वहाँ लोड शेडिंग थी और वहाँ से जब अपना मुश्किल गर्मी, पसीने के अंदर काम करता हुआ, वापस अपने घर पे पहुँचा उस ट्रैफ़िक जैम से, फिर जो है वो वहाँ पे लोड शेडिंग थी। तो उसकी तबीयत के अंदर उकताहट, परेशानी और बेसुकूनी और ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह पाक अपनी कुदरत से ख़त्म फ़रमाएँगे जब हम इन आइडियाज़ के ऊपर अमल कर रहे होंगे। मेरे आइडियाज़ के अंदर एक तो यही है कि किस तरीके से हमारी रोडें बेहतरीन बन जाएँ। ऐसी रोडें बन जाएँ, इस वक़्त हमारी रोडें कराची की रोडें आपने देखी हैं कि बहुत सारा पैसा माँग रही होती हैं अपने मेंटेनेंस के लिए और एक बहुत बड़ी रकम दरकार होती है और फिर वो रोडें परेशानी का ज़रिया हैं। तो ये रोडें कैसे जो है वो हमारी कमाई का भी ज़रिया बन जाएँ और इसके साथ-साथ जो है वो हमारे लिए सुकून का ज़रिया भी बन जाएँ और कमाई भी ऐसी जिस कमाई से मतलब एक बहुत बड़ी कमाई कि जिसके ज़रिए से हम बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। यानी एक छोटा-सा एक आदमी ने अगर कारोबार के अंदर या अपनी जॉब्स के अंदर से कुछ पैसे बचाना शुरू कर दिया और उस पैसे पैसे बचाने के बाद उसने कहा कि आज मैं अपने मेरे पास थोड़े से पैसे जमा हो गए, तो मैं आज घर की फलाँ चीज़ जो है, जो ज़रूरत की थी वो लेता हुआ जाऊँगा या ले लूँगा या खरीद लूँगा। तो इस तरीके से इस आइडिया से हमारे पास इतने ज़बरदस्त हैंडसम पैसा आ जाएगा, जिससे हम बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स कर पाएँगे। जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों से जैसे मुफ़्त तालीम हो गई या मुफ़्त इलाज हो गया या मुफ़्त ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आइडिया ये हो गया और एक आइडिया हमारे पास ये है कि हमें मुफ़्त जो है वो ट्रांसपोर्ट मिल जाए। कराची के हर बाशिंदे को, पाकिस्तान के हर बाशिंदे को मुफ़्त ट्रांसपोर्ट मिल जाए। एक ये आइडिया हमारे ज़हन के अंदर है। इस तरीके से ये कि किस तरीके से कराची का हर बंदा उसको फल जो है वो मुफ़्त के अंदर मयस्सर हो जाएँ। फल जो है वो मुफ़्त में मयस्सर हो जाएँ। तो इसके लिए भी आइडिया हमारे ज़हन के अंदर है। इस तरीके से जैसे बारिशें हो जाती हैं और उन बारिशों के अंदर हम कराची के अंदर देखते हैं कि एक सैलाबी सूरत होती है, जिसके अंदर बहुत सारा नुकसान होता है। माली नुकसान तो बहुत ज़्यादा होता है, इसके साथ-साथ जानी नुकसान भी हो रहा होता है। तो किस तरीके से उस चीज़ को भी जो है हम ओवरकम कर लें, कि बारिश जो हो वो हमारे लिए हकीकत में रहमत का ज़रिया बने। और इसके अलावा और भी बहुत से आइडिया हैं और इस अगर आप कोई भी आइडिया कह दें तो हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं या अगर आप कहें कोई और मौजूद के ऊपर बात करें। सर आइडियाज़ तो बहुत अच्छे हैं, इससे जो है हमारे कराची की इस्टेब्लिश में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है करेगा कौन? स्टार्ट करेगा कहाँ से कौन? करें? जी, अच्छा इस देखिए बारे में ये बताइए। सबसे अहम सवाल सबसे अहम बात ये है कि अब्दुल करीम आइडियाज़ वाला जो है, वो पिछले 6-8 महीने से सिर्फ़ बातें कर रहा है और अमल नहीं कर रहा। और इसलिए अमल नहीं कर रहा कि ये आपने जैसे कहा कि करेगा कौन? तो ये सवाल मेरा भी है करेगा कौन? तो इसको करेगा कौन? इसके लिए सबसे पहले कानून साज़ी होने की ज़रूरत है। जैसे ही कानून साज़ी हो जाएगी, तो इसके असल में इन आइडियाज़ के अंदर लोगों के लिए बिज़नेस डेवलप हो रहा होगा। तो जब कानून साज़ी हो जाएगी, तो हमारे यहाँ छोटे इन्वेस्टर्स भी मौजूद हैं, बड़े इन्वेस्टर्स भी मौजूद हैं, जो इन आइडियाज़ को लेके कमाई कर रहे होंगे। यानी हुकूमत का रुपया नहीं लगा, उनका स्टार्टअप, उनका बिज़नेस हो गया एक आम आदमी का और जॉब्स क्रिएट हो गई और उससे जो फ्री सर्विसेज़ हैं या जो मसाइल हैं वो हल होना शुरू हो गए और पाकिस्तान ने अपने पैसे बचाना शुरू कर दिए। एक ऐसा करते हैं कि मैं एक आइडिया ही अभी बयान कर लेता हूँ जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से जो है वो हमारे ये आइडियाज़ इम्प्लीमेंट की तरफ आ जाएँगे। इससे पहले जो सबसे अहम बात है अमल की बात, अमल उस वक़्त होगा जब हमारे जितने भी आइडियाज़ हैं, इन आइडियाज़ को हमें हमारी जो असेंबलीज़ हैं, नेशनल असेंबलीज़ हैं या प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं, वहाँ से उसकी कानून साज़ी करवानी होगी। बगैर कानून साज़ी के ये अमल नहीं हो सकेगा, ठीक है ना?
तो एक आइडिया जो हमारे जहन के अंदर है वो ये है कि कराची के हर फर्द को मुफ्त मुफ्त बस सर्विस मुयस्सर हो जाए, ठीक है, मुफ्त बस सर्विस मुयस्सर हो जाए। और मैंने मुफ्त बिजली कहा, तो वो मुफ्त बिजली नहीं था, वो एक हमारा आइडिया है जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि कराची से लोड शेडिंग का बिल्कुल खात्मा हो जाए, गैस की लोड शेडिंग का खात्मा हो जाए और पाकिस्तान को अरबों डॉलर की बचत हो जाए। खैर, हम इसके आइडिया की तरफ वापस आ रहे हैं कि एक बस सर्विस जो है शुरू हो और वो इंडिविजुअल उस बस सर्विस को शुरू करें ताकि वो उन बसेस का ख्याल रख सकें। अगर आप हमने उमूमी तौर पे देखा कि हुकूमत के ज़ेर निगरानी जो बस सर्विस शुरू होती हैं उसमें उमूमन ये होता है कि कुछ अरसे के बाद उन बसों की वो बसें खस्ता हाल हो जाती हैं और फिर वो रोडों से गायब हो जाती हैं। तो अगर इन बसों को इंडिविजुअल ओन कर लेंगे तो फिर उनको बिजनेस मिल जाएगा, यानी वो अपने पैसों के ज़रिए से बस खरीद के आएँगे और मुफ्त बस सर्विस देंगे और इसके बाद वो लाखों रुपए महाना कमा रहे होंगे। सर्विस मुफ्त दे रहे हैं और लाखों रुपए महाना कमा रहे होंगे। और इस सर्विस के बाद पाकिस्तान को कम से कम जो हमने कुछ अर्सा पहले हिसाब किया था, सालाना 2 अरब 17 करोड़ डॉलर की बचत होगी। ये 2 अरब आपको मेरी आवाज़ तो सही आ रही है ना? जी जी सर, मुझे बिल्कुल सही आ रही है आपकी मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। ठीक है। अच्छा, अब उस सर्विस को, यानी अगर इस आइडिया के ऊपर अमल हो जाए, तो पाकिस्तान को कम से कम 2 अरब 17 करोड़ डॉलर की बचत हो सकती है। और ये मैं कम से कम बता रहा हूँ और डॉलर्स के अंदर बता रहा हूँ। 2 अरब 17 करोड़ डॉलर बहुत बड़ी रकम हो जाती है। तो वो इसकी बचत हो रही होगी। और अब ये सर्विस कैसे दी जा रही होगी, क्या हो रहा होगा? इसके लिए ये होगा कि हमारी हुकूमत जो है वो असेंबली के अंदर एक कानून पास करेगी और उस कानून के अंदर ये कहेगी कि देखें, जो जो बंदा इस तहरीक को या इस कानून को या इस बिल को पेश कर रहा होगा, वो ये कह रहा होगा कि देखें, फलाही रियासत के अंदर तालीम, ट्रांसपोर्ट, इलाज, हुकूमत जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो अगर जो शख्स हमारी पाकिस्तान की हुकूमत के साथ ताउन करना चाहता है और वो ताउन ये करना चाहता है कि लोगों को फ्री बस सर्विस दे, तो हम उसको 3 इंसेंटिव देंगे, 3 फ़ायदे देंगे। सबसे पहला फ़ायदा हम उसको ये देंगे कि वो जब बस मँगवाएगा तो उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी होती है, वो इम्पोर्ट ड्यूटी इसको माफ़ कर दी जाएगी। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो व्हीकल्स होते हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, चाहे वो बसेस हों, चाहे वो गाड़ियाँ हों, कार्स हों, उनको जब इम्पोर्ट किया जाता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो ड्यूटीज़ होती हैं। मैं मिसाल दे दूँ कि अगर एक बस को मँगाया जाए और उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए अगर है, तो उसके ऊपर टैक्सेस और इम्पोर्ट ड्यूटी मिला के 2 करोड़ रुपए हो जाएगा, मज़ीद 2 करोड़ रुपए और। तो अगर हुकूमत ये कह देगी उस बिल के अंदर, उस कानून साज़ी के अंदर, कि जो शख्स इस बस को मँगवाना चाह रहा होगा, हम इससे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की हुकूमत का मददगार हो रहा है, तो हम इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे। दूसरा इंसेंटिव हम इसको ये देंगे कि आम तौर पे जो गाड़ियाँ होती हैं, उन गाड़ियों को व्हीकल टैक्स, जो सालाना जो टैक्स होता है, गाड़ी का टैक्स, वो देना पड़ रहा होता है। और जो बसेज़ होती हैं, उनको रूट परमिट का एक टैक्स देना पड़ रहा होता है, तो वो भी इनसे चार्ज ना किया जाए, ये उस बिल के अंदर होगा। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल जो है अपनी मर्ज़ी से जिस रूट के ऊपर चाहेंगे वो बस चला लेंगे, बल्कि इसके लिए एक इदारा बन जाएगा, एक कमेटी बन जाएगी जो रूट्स डिसाइड कर रही होगी, रूट परमिट दे रही होगी उसको। और तीसरा ये कि उस बस सर्विस के ज़रिए से जो वो पैसा कमा रहा होगा, वो भी इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होगा, क्योंकि ये शख्स हमारे लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए मुफ्त सर्विस दे रहा है और हुकूमत का मुआविन बन रहा है इस चीज़ के अंदर, तो हम इससे इनकम टैक्स भी नहीं ले रहे होंगे। तो ये 3 इंसेंटिव अगर दिए जा रहे होंगे, तो ये कोई भी एक इन्वेस्टर जो दरमियानी दर्जे का इन्वेस्टर है, वो इस बिज़नेस को करने के लिए तैयार हो जाएगा।
अच्छा, अब एक आदमी अगर 1 डेढ़ करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए की बस मंगवाता है, जिसके अंदर फ्री बस सर्विस दे रहा होगा, तो एक तो बस मंगवाने का पैसा उसको देना पड़ेगा, और फिर अगर वो बस पूरा महीना चलेगी तो उसके ड्राइवर की तनख्वाह भी उसको देनी पड़ेगी, और उसके अंदर जो पेट्रोल या डीजल या जो चीज़ भी डल रही है, फ्यूल डल रहा है, उसका खर्चा भी उसको उठाना पड़ेगा। तो अब वो कमाएगा कैसे? इनकम कैसे होगी? इनकम कैसे होगी? इनकम ऐसे होगी कि चूँकि आप भी कराची में रहते हैं, आपको आइडिया होगा कि कराची के अंदर कुछ मिनी ट्रक्स, जिसको हम शेज़ोर टाइप कह रहे होते हैं, उन मिनी ट्रक्स के पीछे एडवर्टाइज़मेंट लगी हुई होती है, आपने देखा होगा, इश्तिहार लगा हुआ होता है, और हमने वो इश्तिहारात रोडों के साइडों के ऊपर भी, बिल्डिंगों के ऊपर भी देखे हुए हैं। अच्छा, इन इश्तिहारात के चलने के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इसकी फ़ीस होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो उसका किराया होता है, जो इश्तिहार चलाया जा रहा होता है। अगर हम एक एरिया ले लेते हैं, जैसे बहादुराबाद तारिक रोड है, तो वहाँ पे एक बिलबोर्ड दरमियानी साइज़ का, थोड़ा अच्छा साइज़ हो उसका, बहुत छोटा ना हो, तो 15 से 16 लाख या 20 लाख तक माहाना इसका किराया दिया जा रहा होता है, ठीक है? और इस तरीके से ये जो बसें, जो मैंने आपको कहा कि शेज़ोर की बसें चल रही है, वो ट्रक, मिनी ट्रक चल रहे होते हैं, जिसके पीछे इश्तिहार चल रहा होता है, और रात के वक़्त में उसके चारों तरफ जो इश्तिहार लगा होता है, उसके ऊपर जनरेटर के ज़रिए लाइट जल रही होती है, तो वो एक अट्रैक्टिव होता है, लोगों की नज़रें पड़ रही होती है, इश्तिहार चल रहा होता है। तो वो जो मिनी ट्रक जो चल रहा होता है, वो माहाना, अगर आप उससे कहते हैं कि भई हमें अगर आपके यहाँ इसके माहाना बगैर किसी गैप के पूरा महीना हम आपके पास ये इश्तिहार चलाना चाहते हैं, तो आप हमसे कितना चार्ज करेंगे? तो वो तकरीबन 2,30,000 से लेके 2.5 लाख रुपए चार्ज कर रहे होते हैं, 1 महीने का। तो अगर इसी चीज़ को सामने रख के, अगर हम उन बसेस के चारों तरफ इश्तिहार चला दें, तो उन इश्तिहारात के उस बस चलाने वाले को, जो उस बस का मालिक है, उसको उसके पैसे मिलते रहेंगे। यानी चारों तरफ जो वो एडवर्टाइज़मेंट चल रही है, उसके पैसे इसको मिल रहे होंगे। आपने शायद देखा होगा कि पाकिस्तान, कराची के अंदर अभी एक बस सर्विस हुकूमत के ज़रिए निगरानी शुरू हुई है, उसके ऊपर भी कुछ एडवर्टाइज़मेंट लगी हुई होती है, इश्तिहार लगा हुआ होता है। तो अगर ये इश्तिहार लगना शुरू हो जाए बसों के चारों तरफ, तो उससे एक बहुत अच्छी आमदनी हो जाएगी। एक अंदाज़न कहा जाएगा इस एक अंदाज़न कहा जा रहा होगा कि तकरीबन जो है वो यूँ समझ लीजिए 7-8 लाख रुपए या 5 लाख रुपए तक जो है उसको सिर्फ़ चारों तरफ के इश्तिहार के पैसे मिल रहे होंगे। अच्छा, फिर इसके बाद एक इश्तिहार उनका चल सकता है, इस तरीके से, अगर आपने ट्रेन, आजकल की नई ट्रेनें जो हमारी हैं, या हवाई जहाज़ के अंदर सफ़र किया होगा, कि मैं जब बैठा होता हूँ तो मेरे अगली जो नशिस्त होती है, इसकी पुश मेरी तरफ होती है, उसके ऊपर एक स्क्रीन लगी होती है, और स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चैनल के ऊपर चीज़ें देख रहे होते हैं, तो उस जगह के ऊपर एक इश्तिहार लग सकता है। अगर स्क्रीन ना भी लगी हो तो एक इश्तिहार लग सकता है। और और एक मिसाल दे रहा हूँ, एक बस के अंदर 50 सीटों की गुंजाइश है, और वो शख्स अगर ये कह देता है कि भई जो उस बस का मालिक है, कि हम इसके ऊपर, वहाँ पे बाहर से तो उसको 4 लाख रुपए मिल गए, अब सीटों के पीछे इश्तिहार है। उसने कहा कि भई 50 सीटें हैं, और फ़ी सीट जो है वो मैं आपसे महीना मिसाल के तौर पे ₹200 चार्ज लूँगा, और ₹200 जो है वो आप इस बस के ऊपर जो है, एक सीट के पीछे के आप मुझे पैसे दे दें, 200, 300, ₹100 जो भी है। तो एक इनकम वहाँ से हो जाएगी। 50 सीटों से अगर वो ज़र दे दिया जाएगा, तो वहाँ से एक इनकम हो जाएगी। फिर एक इनकम और हो जाएगी, कि आपने देखा होगा कि जो बस सर्विसेज़ होती हैं, जो इंटर बस सर्विस होती है, उन्होंने वहाँ पे 2-3 स्क्रीनें लगाई हुई होती हैं अपनी बस के अंदर, जिसको हम टीवी स्क्रीन भी कह सकते हैं, मॉनिटर भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उस स्क्रीन के ऊपर वो मुख्तलिफ मालूमात दे रहे होते हैं, या मुख्तलिफ चीज़ें इसके ऊपर चला रहे होते हैं। तो उसके ऊपर मालूमात ना दे रहे हों, बल्कि उसके ऊपर इश्तिहारात चल रहे हों, और वो इश्तिहारात बहुत सस्ते हों, जिसको हर आदमी अफ़ोर्ड कर सकता हो। तो वहाँ से भी इसको एक इनकम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे वो ये कह दे कि भई कि हमारे इस स्क्रीन के ऊपर हम पूरे दिन के अंदर आपका इश्तिहार जो वो रनिंग पोज़ीशन के अंदर जो चलता रहेगा, वो मिसाल के तौर पे हम पूरे दिन के अंदर 50 दफ़ा चलाएँगे, और हम आपसे सिर्फ़ 1 दिन का चार्ज जो है वो ₹1000 लेंगे। तो उस स्क्रीन के ऊपर एक वक़्त के अंदर 100 इश्तिहारात भी अगर चलना शुरू हो जाएँगे, और वो हर एक से 500 या ₹1000 चार्ज कर रहा होगा, तो 1 लाख रुपए उसको वहाँ से अर्निंग हो जाएगी।
और इस तरीके से दूसरी अर्निंग्स भी हो सकती है। एक अर्निंग ये हो सकती है क्योंकि है फ्री बस सर्विस, लेकिन फ्री बस सर्विस के अंदर जब आप दाखिल हो रहे होंगे तो आपको एक टिकट मुफ्त वाला टिकट आपको दिया जा रहा होगा और उस टिकट के ऊपर भी इश्तिहार होगा, उसको भी आपको इश्तिहार चलाने वाली कंपनी आपको पैसे दे रही होगी। तो इस तरीके से वो महाना 6, 5, 6, 7 लाख रुपए या 10 लाख रुपए तक जो है वो उसके ऊपर कमा रहा होगा अपने फ्यूल वगैरह और अपने क्या कहते हैं ड्राइवर का खर्चा निकालने के बाद। तो इस तरीके से हर एक को फ्री बस सर्विस मुयस्सर हो जाएगी। अब उसके अंदर उस सर्विस को प्रोवाइड किया तो अब फ़ायदे कितने हो गए? अब सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया कि देखें एक बस के अंदर उमूमन 75 लोग सफ़र कर रहे होते हैं। तो हम थोड़ी-सी देर के लिए समझ लें कि इस बस के अंदर जो 75 लोग सफ़र कर रहे हैं, वो 75 के 75 जो हैं वो गाड़ी चलाने वाले हैं। ठीक है ना? अब वो नाज़िमाबाद से टावर तक वो 75 आदमी 75 गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। तो 75 गाड़ियाँ वो रोड से कम हो गई। 75 गाड़ियाँ जब कम होंगी तो थोड़ा-सा ट्रैफ़िक कम हो जाएगा। और अगर ये बस सर्विस लोगों को जब नफ़ा नज़र आएगा, तो ये बस हर आदमी अगर इंडिविजुअल एक-एक बस भी लेता चला जाए कि मैं एक बस डाल रहा हूँ, मेरा एक बिज़नेस शुरू हो जाएगा। दूसरे शख्स ने कहा मैं एक बस लेके डाल रहा हूँ इस सर्विस के अंदर, उसका बिज़नेस इस तरह 100 आदमियों ने डाल दी एक्सक्यूज़ मी 100 आदमियों ने अगर बसें डाल दी, तो 750 बसें जो हैं 750 गाड़ियाँ जो हैं वो रोड से कम हो जाएँगी। और अगर इसको 1000 की तरफ 1000 बसें आ जाएँ, कराची के अंदर मुख्तलिफ रूटों के ऊपर चलना शुरू हो जाएँ, तो फिर क्या होगा? 75,000 गाड़ियाँ रोडों से कम हो जाएँगी। और अगर ये 10,000 की तादाद में चलेगी कि हर जगह से हर रूट के लिए बस चलना शुरू हो गई, तो 7.5 लाख गाड़ियाँ जो है वो रोडों से कम हो जाएँगी। अब ये 7.5 लाख गाड़ियाँ जो रोडों से कम हुई, क्या होगा? ट्रैफ़िक कम होगा। अब मैं आपको एक बात बता दूँ कि हमारा जो पाकिस्तान के अंदर जो हम फ्यूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो पाकिस्तान के बाहर से हम पेट्रोल ला रहे होते हैं। जो पैसा आईएमएफ से सूद के ऊपर लेके, अल्लाह से जंग करके जब हम उनसे ले रहे होते हैं, जैसे ही वो पैसा हमारे पास आता है, हम फ्यूल की पेमेंट में बाहर भेज देते हैं। यानी फ़ॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में हमारे पास से बाहर चला जाता है। तो अब वो हमारी रोडों के ऊपर जो ट्रैफ़िक जैम होता है, उस ट्रैफ़िक जैम के अंदर 30% एक्स्ट्रा पेट्रोल जलता है। यानी मैं एक मिसाल दे दूँ कि अगर हम 100 करोड़ रुपए का पेट्रोल इस्तेमाल कर सकते थे 1 दिन के अंदर, तो उस ट्रैफ़िक जैम की वजह से 130 करोड़ रुपए का पेट्रोल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि अब चूँकि ट्रैफ़िक जैम नहीं हुआ, तो ट्रैफ़िक जैम की वजह से जो 30 करोड़ रुपए 30 करोड़ रुपए जो हमारे बचने थे, वो एक हमारे बच गए। अच्छा फिर एक और बात कि वो जो 7.5 लाख गाड़ियाँ कम हुई रोडों से, तो वो भी तो अपना फ्यूल इस्तेमाल करती थी और वो फ्यूल इस्तेमाल कर रही थी यानी डॉलर इस्तेमाल कर रही थी जो फ्यूल पैसे दे के बाहर से लाया गया था। तो अगर एवरेज एक गाड़ी 4 लीटर रोज़ का इस्तेमाल करती है, तो हमने कितना पेट्रोल बचा लिया? 7.5 लाख गाड़ियों के अंदर। तकरीबन 30 लाख लीटर पेट्रोल बचा। सही, बिल्कुल। अब ये 30 लाख लीटर पेट्रोल जो बच गया, तो ये किसका बचा? जिसकी गाड़ी थी उसका भी बच गया और हकीकत में ये बचा पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज बच गया। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा फिर इसके बाद अब ये 7.5 लाख गाड़ियाँ जब रोडों से कम हो गई, ट्रैफ़िक कम हो गया, तो एक्सीडेंट भी कम होंगे। अच्छा एक्सीडेंट होंगे अगर, जब पहले एक्सीडेंट होते थे, तो उसके अंदर उस एक्सीडेंट के अंदर स्पेयर पार्ट्स लगा करते थे। जिस गाड़ी का भी एक्सीडेंट होगा उसको स्पेयर पार्ट भी लगाने तो वो स्पेयर पार्ट जो है, वो भी कम किस्मती से हम बाहर से मंगवा रहे होते थे डॉलर देके। तो अब वो उसके ऊपर भी हमारा डॉलर जाना बच जाएगा। ठीक है? फिर इसके बाद जब हमारी गाड़ी चलती है तो एक खर्चा तो हमें पेट्रोल का माँगती है, एक खर्चा माँगती है इंजन ऑयल का। बाज़ औक़ात 7,000 किलोमीटर के ऊपर, बाज़ औक़ात 10,000 किलोमीटर के ऊपर एक ऑयल जो इंजन ऑयल होता है वो तब्दील किया जा रहा होता है।
अब वो चूंकि वो गाड़ी पूरा हफ्ता नहीं चली, पूरा महीना नहीं चली, वो सिर्फ इतवार के इतवार एक आदमी ने अपनी फैमिली के साथ ले जाने के लिए उसको इस्तेमाल किया और इतवार वाले दिन उसने बस इस्तेमाल नहीं की। तो अब उसकी गाड़ी के अंदर जो पहले जो 7,000 किलोमीटर जो है वो 2-3 महीने में चल जाती थी, अब वो 2 साल 3 साल में भी नहीं चलेगी। तो वो जो इंजन ऑयल इतनी 7.5 लाख गाड़ियों के अंदर डलता था, वो भी डॉलर से आता था, उसकी भी बचत हो गई। तो एक बहुत बड़ी बचत है जो हमने कैलकुलेशंस की थी, जिसमें इंजन ऑयल को शामिल नहीं किया था, जिसके अंदर हमने स्पेयर पार्ट्स को शामिल नहीं किया था। उससे हमने जो कैलकुलेशन बनाई थी, जो हम इस आइडिया को पूरा डिस्कस कर रहे थे जब, तो तकरीबन $2.25 अरब जो है वो इसके ज़रिए से बचे। अच्छा, फिर इसके बाद हुआ ये, एक तो ये हो गया कि लोगों को सुकून वाली ट्रैफिक मिलना शुरू हो गई, सुकून वाला ट्रांसपोर्ट मिलना शुरू हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे फ्री ट्रांसपोर्ट मिलना शुरू हो गया, तो लोगों की ज़िंदगी सुकून वाली हो गई। अगर ट्रैफिक जैम नहीं होगा, हम आराम के साथ पहुँच जाएँगे, सीट टू सीट बस में बैठ के जा रहे होंगे, सहूलत के साथ पहुँच जाएँगे, तो हमारी एफिशिएंसी, काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ज़ाहिर-सी बात है प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो उससे उस कंपनी का तो फ़ायदा हो रहा है। उसके साथ-साथ वो कंपनी जो है, जो हमारे इकोनॉमिकल ग्रोथ के अंदर एक हाथ बटा रही है, तो वो एक फ़ायदा और पाकिस्तान को हो रहा है। अच्छा, फिर होगा ये कि चूँकि उसके साथ-साथ जब इतनी बसें चलना शुरू हो जाएँगी और इश्तिहारात हो गया, तो इश्तिहारात लेके बसेस को देने के लिए भी कंपनीज़ की ज़रूरत पड़ रही होगी और उसके अंदर भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत पड़ रही होगी। तो वो एक एक अलग बिज़नेस शुरू हो जाएगा और अलग नौकरियाँ शुरू हो जाएँगी। फिर उन बसेस को चलाने के लिए ज़ाहिर-सी बात है ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ रही होगी, तो वहाँ एक बिज़नेस, एक जॉब्स क्रिएट हो जाएँगी। फिर इसके साथ-साथ ज़ाहिर-सी बात है बसें चलेंगी, थोड़ी रवाँ होंगी, तो कुछ मैकेनिक्स की भी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो एक बहुत बड़ा जो है वो हमें जो है जॉब्स के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो एक जगह मिल जाएगी। जी नादिया, इसके साथ भी इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मेरा ख़्याल में सर आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये आगे कैसे जाएगा, हुकूमत तक कैसे देखिए आगे जाएगा, हम इम्प्लीमेंट किस तरह करवाएंगे? मेरी गुज़ारिश ये है कि इसके लिए तो सिर्फ़ इस वक़्त ये हो सकता है कि जिस तरीके से देखें, आप और मैं इस बात के तो कायल हो चुके हैं कि सोशल मीडिया एक ताकत है। अच्छा, अगर मैं और आप इसके कायल नहीं होते तो शायद मैं और आप सोशल मीडिया पे इस वक़्त बैठ के बात नहीं कर रहे होते, ठीक है ना? मैं बार-बार आके लोगों को ये आइडियाज़ इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों तक ये बात पहुँचे। अच्छा, जब ये लोगों तक बात पहुँचेगी, देखें एक साफ बात है कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप सिर्फ़ अगर एक ड्यूटी समझ के इंटरव्यू ले रहे हैं कि मुझे इतने इंटरव्यूज़ लेने हैं, तो वो तो सही है। लेकिन मैं पूरे एतमाद के साथ कह रहा हूँ कि जब इस वक़्त में आपने ये इंटरव्यू लिया और आपको इस आइडिया के बारे में पता लगा, तो आपके अंदर एक खुशी के जज़्बात पैदा हो गए। ठीक है, पाकिस्तान की कितनी ज़बरदस्त जो है वो फ़ायदा 10, 12 साल, 15 साल अगर इसके ऊपर अमल कर लिया जाएगा तो हमारा कर्ज़ा अदा हो जाएगा। और इतनी सारी जॉब्स क्रिएट हो जाएँगी, सुकून आ जाएगा, तो आपका भी दिल हुआ ये होना चाहिए। और आपने कहा कैसे हो? तो जब हम मुस्तकिल सोशल मीडिया के ऊपर इस बात को फैलाते रहेंगे और हर आदमी की ज़बान के ऊपर ये 8-10 जो हमारे आइडियाज़ हैं, ये डिस्कस होते रहेंगे, तो ये एक मुतालबा बन जाएगा, है ना? एक मुतालबा बन जाएगा। फिर एक कोई सियासी पार्टी उसको अपने मंशूर के अंदर दाखिल कर लेगी। या एक सियासी पार्टी सिर्फ़ हम एक थोड़ी-सी देर के लिए कह देते हैं वो सियासी पार्टी जो है मुहिब वतन नहीं है। थोड़ी-सी देर के लिए हम ये समझ लेते हैं। लेकिन वो अवाम के अंदर अपने नंबर्स को बढ़ाने के लिए, अवाम के अंदर अपनी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए सिर्फ़ वो आइडियाज़ पेश कर देंगी और उसका बिल पेश कर देंगी। तो जब ये मुतालबा बढ़ जाएगा और मुतालबा इसी तरह बढ़ेगा कि हम सोशल मीडिया के ऊपर उसको चलाएँगे। और ये सिर्फ़ उसी सूरत हो सकता है जब उसी सूरत हो सकता है जब इसकी कानून साज़ी हो जाए और कानून साज़ी के बगैर ये नहीं हो सकेगा। क्योंकि अगर एक बस जो है वो 2 करोड़ रुपए की आती है और एक आम आदमी जो अपने एक छोटा बिज़नेसमैन जो है, वो ये कह रहा है कि मैं 2 करोड़ रुपए से कोई इंडस्ट्री लगा लूँ और वो इंडस्ट्री लगाने के बाद जगह ढूँढ रहा है, किराए की जगह देख रहा है, फिर वो जो है उसकी बिल्डिंग बनवा रहा है, फिर इसके लिए मशीनरी इम्पोर्ट कर रहा है, फिर रॉ मटेरियल लेके आ रहा है, फिर उस रॉ मटेरियल को लाने के बाद एक्सक्यूज़ मी, उस रॉ मटेरियल को लाने के बाद जो है वो फिर उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, फिर उसके बाद उसको सेल कर रहा है। अब पता नहीं वो आइटम सेल होगी या नहीं होगी और सेल होने के बाद जिसको बेच रहा होगा वो कैश में बिकेगा
या उधार पे बिकेगा, उधार पे बिकने के बाद पैसे की रिकवरी होगी नहीं होगी, वो सारी टेंशन 2 करोड़ रुपए के बिजनेस के अंदर। उसको हम ये कह दें कि भाई 2 करोड़ रुपए के अंदर तुम ये बस ले आओ, एक अच्छी सी बस ले आओ जिसके अंदर लोगों को सर्विस देना शुरू कर दो, और पहले दिन से ही तुम्हें इश्तिहार मिलना शुरू हो जाएंगे और पहले दिन से तुम्हारी बस की सर्विस शुरू हो जाएगी। और अगर उसको ये कहा जाएगा कि भाई हुकूमत ने कानून साजी नहीं की, तो अब जो है ना ये 2 करोड़ रुपए की बस अब तुम्हें 4 करोड़ रुपए की पड़ेगी। एक आदमी जो 2 करोड़ रुपए का मालिक था, तो शायद हो सकता है वो 2 करोड़ रुपए के अंदर 10 लाख रुपए मजीद डाल देगा, 20 लाख रुपए मजीद डाल देगा, लेकिन 100% मजीद पैसे नहीं डाल सकता। यानी 2 करोड़ के 4 करोड़ नहीं डाल सकता बिजनेस के अंदर, क्योंकि वो 2 करोड़ रुपए का मालिक है। या एक आम छोटी आदमी, हम कह लें गली के अंदर एक आदमी है जो अपना जनरल स्टोर खोलना चाहता है और उसके पास अपने 50,000 रुपए हैं आमदनी पैसों के, तो 50,000 के अंदर अगर वो खोलना चाह रहा है तो वो छोटी कम आइटम्स के साथ खोल लेगा। लेकिन हम उसको कह रहे होंगे कि भाई तू बड़ा सा स्टोर खोल, तुझे 5 लाख रुपए चाहिएंगे, तो वो ये कहेगा कि मैं हूँ 50,000 रुपए का मालिक, 5 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा वो 5 लाख 4.5 लाख रुपए में। तो वो जो 2 करोड़ रुपए का मालिक है जो बस मंगवाना चाह रहा है उसके लिए 4 करोड़ रुपए अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा। तो 2 करोड़ रुपए वाले लोग ज्यादा होंगे, कम इन्वेस्टमेंट के साथ काम कर लेंगे और माना 5, 6, 7, 8, 10 लाख रुपए तक कमा पाएंगे। तो आदमी 6 लाख रुपए महीने के अगर कमा रहा होगा, हम कम से कम ले रहे हैं 6 लाख रुपए महीने के कमा रहा होगा, तो इसका मतलब ये हो गया 72 लाख रुपए वो साल के कमा रहा होगा। 2.5 साल के अंदर उसकी बस फ्री हो जाएगी, ठीक है। और उसकी आमदनी के अंदर चूंकि हमने कानून साजी के अंदर ये बिल पेश करवाया था, ये इंसेंटिव उसको दिलवाया कि उसकी जो आमदनी है उसको अगर भी इनकम टैक्स नहीं लग रहा होगा तो वो और खुशी खुशी आ जाएगा। जब ये कानून साजी हो जाएगी तो अगर एक आदमी ने 2 करोड़ रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया और लोगों ने देखा कि भाई ये तो पैसे कमा रहा है, उसी की फ्रेंड सर्कल में, उसी के दोस्तों ने, उसी के बिजनेस सर्कल के अंदर या उसी के खानदान वालों ने देखा, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास पैसे जो है वो तो सिर्फ 50 लाख रुपए हैं। तो 4 दोस्त मिल गए, उन्होंने कहा हम 4 दोस्त 50-50 लाख रुपए मिला के एक बस खरीद लेते हैं और जो है ना हम उसके ऊपर सर्विस देना शुरू कर देंगे। तो एक एक बस को एक आदमी 2 आदमी ओन कर लेंगे। फिर उन एक बस को वो खुद से, चूंकि उसकी मिल्कियत होगी, 2 करोड़ रुपए इसके लगे होंगे, तो उस बस को अच्छे से मेंटेन करेगा। वो वाली पोजीशन नहीं होगी जो बसों की पोजीशन होती है मौजूदा दौर के अंदर हुकूमत की। कुछ अर्सा तो वो साफ सुथरी चलती हैं, उसको मेंटेन किया जा रहा होता है, नई बसें आती है। शायद आपको याद होगा कुछ अर्से पहले, आज से 10-12-15 साल पहले सीएनजी बसेज आई थी और हम पाकिस्तान कराची के अवाम बड़े खुश हो गए थे, सीएनजी बसेज आ गई हैं और बड़ी बड़ी बसेज हैं चलेंगी। और आज वो बसेज कहीं पे नजर ही नहीं आती, यानी उनके ढांचे तक नजर नहीं आते, वो कहाँ गई, क्या हुआ, कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि उसका ओनर बाजार कोई नहीं था। तो अब अगर एक बस का ओनर होगा तो उस बस को ख्याल रखेगा, अल्लाह ना करे उसकी गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको सही कराएगा। अगर कुछ लोग इसके खराब करने की कोशिश कर रहे होंगे तो उसको बचाने की कोशिश कर रहा होगा, तो एक बहुत अच्छी सर्विस चल जाएगी। जी सर, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। बहुत ये अच्छा, मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि किस तरीके से एक छोटा सरमायादार भी जो है ये काम कर सकता है और उसका भी भला होगा और फिर पाकिस्तान का, कराची का भी होगा और पैसे भी बचेंगे, पेट्रोल भी बचेगा, एक्सीडेंट का रेशो भी कम होगा, मेंटली डिस्टर्ब जो बंदा होता है वो भी नहीं होगा, अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा लोगों का। तो ये बहुत सारे फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह। ये आपका जो आइडिया है बहुत ज़बरदस्त है और हम कोशिश करेंगे। जी जी सर। अच्छा देखें, जो सबसे अहम फायदा है इसका कि हम फ्री बस सर्विस दे रहे हैं ना, तो आपको इस वक्त पता है कि कराची के अंदर अगर एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो 150 से 200 रुपए उसके खर्च हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो 150 से 200 रुपए, अगर फैमिली का एक ही मेंबर किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है, और उसके पास अपनी गाड़ी नहीं है, एक आम आदमी है जिसकी तनख्वाह 25-30-40 हजार रुपए है और वो उस बस के अंदर जा रहा है, तो उसके महाना अगर वो 200 रुपए भी खर्च कर रहा है दिन के इसके ऊपर, तो महाना 6,000 रुपए उसके बच जाएंगे। 6,000 रुपए उस 40,000 वाले के लिए उस 6,000 रुपए की कीमत है। और बाज मौकों के ऊपर एक वक्त में उसको 3 मुख्तलिफ जगहों पे जाना पड़ रहा होता है। तो अगर देखा जाए तो एक आदमी 8 से 10,000 रुपए भी बचा पा रहा होगा। तो उसकी इनकम का एक, अगर हम कह लें कि अगर वो 30,000 रुपए का इसकी तनख्वाह है, तो 1/3 जो है वो जो इस वक्त ट्रांसपोर्ट में दे रहा है वो बचा पाएगा। तो वो जो उसके बचेंगे उससे जो उसको ज़हनी सुकून मिलेगा वो एक और अलग चीज फायदेमंद हो जाएगी। जी जी नादिया। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर,
मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाह रही थी, लेकिन शायद वहाँ की लाइट चली गई या वहाँ का हाँ बहुत बंद हो गया। भी रिकॉर्डेड ना बेटा मेरे लिए पानी ला दी। पीछे चला दी। जी सर, सॉरी वो चला गया था यहाँ से। सर मैं आपसे बस ये आखिर में ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे देखने वाले सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं अपनी आइडियाज के हवाले से? देखिए मैं बात उम्मूमन दो बातें उम्मूमन कर रहा होता हूँ। उसमें एक बात ये कह रहा होता हूँ कि देखें हम में से अक्सर लोगों को इस वक्त अपने जो यूट्यूब चैनल चला रहे होते हैं उनको कंटेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो वो क्या कर लें कि हमारे जो 10 आइडियाज़ हैं उन 10 आइडियाज़ में वो 100 छोटे छोटे क्लिप्स बना सकते हैं, 2-2 3-3 मिनट्स के। तो इनको 100 कंटेंट्स यानी 100 दिन का कंटेंट मिल गया। वो अपने यूट्यूब के चैनल्स के अंदर इन कंटेंट्स को डाल लें। अब ये अलग बात है कि वो उनकी नीच से अलहदा हो जाएगा, जो उनकी नीच है जिसके ऊपर वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। लेकिन इस नीयत से कि इसके हमारे पाकिस्तान का भला हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इस चीज़ को प्रमोट करें आपस में दोस्तों में बैठ के भी कि भाई देखिए इतना अच्छा आइडिया है। और अगर चाहें तो इसके लिए हम आपस में एक दूसरे को जो है वो जैसे ये इंटरव्यू है, दूसरे इंटरव्यूज़ हैं या मेरा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आइडियाज़ जो मौजूद हैं, अब्दुल करीम परफेक्ट लाइफ के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है और इसका हैंडल अब्दुल करीम आइडियाज़ वाला भी है। जिस तरीके से भी आप इसको सर्च करेंगे आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो आप जो है क्या कर रहे होंगे कि उन वीडियोज़ को या अपनी वीडियोज़ बना के इसको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि ये आइडियाज़ ज़्यादा से ज़्यादा और स्पीड के अंदर जो है लोगों तक पहुँच जाएँ। जब ये स्पीड तक लोगों तक पहुँचेंगे तो ये एक मुतालबा बन जाएगा और जब मुतालबा बन जाएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसको इम्प्लीमेंट भी करवा देंगे इंशाल्लाह। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया और हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी, इतनी अच्छी और प्रोडक्टिव। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, जो आप का आइडियाज़ है वो बहुत अच्छा है। अगर इम्प्लीमेंट हो जाए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे से आगे तक लोगों को पहुंचाएं, आपका आइडियाज़ जो है वो लोग सुने। और अगर कोई सुन रहा है तो वो हमारे आइडियाज़ में, सर के आइडियाज़ में काम करना चाहता है, कोई हिस्सा लेना चाहता है, तो वो सर से कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि पाकिस्तान की तरक्की में कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि हम सब मुत्तहद होंगे तभी पाकिस्तान खड़ा होगा इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए। इजाज़त चाहूँगी, नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज के इंटरव्यू से। इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।